लेकिन ये हम पेशेंट को सबसे पहले हमने उस एरिया को क्लीन करना है और स्टरलाइज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस एरिया को आपने हेयर फ्री करना है। हेयर फ्री करने के बाद आपने उस एरिया पे सबसे पहले या तो आप लगाएंगे जो आपकी होती है सेप्टोडर्म, या इसको आप हेक्सीशील्ड भी कहते हैं, और और भी आसान लैंग्वेज में आप इसको कहते हैं सैनिटाइजर। ठीक है, पहले उससे आपने उस एरिया को क्लीन किया। उसके बाद आपने वहां पे लगाना है, फर्स्ट ये, सेकंड पे आपने लगा दिया स्टरलाइज विद पायोडीन। फिर आपने उस एरिया को पायोडीन के साथ जो है वो क्लीन करना होता है। और उससे पहले जो पेशेंट की, ये मैंने आपको इसकी प्रिपरेशन बताई थी कि उसकी जो रिस्ट है उसको आपने किस पे प्लेस करना होता है। प्लेस द रिस्ट ऑन द रिस्ट सप्लिंट। ठीक है, जो रिस्ट होती है पेशेंट की वो आपने सप्लिंट के ऊपर प्लेस करनी होती है। उससे ये होता है कि रिस्ट उसकी हिलती नहीं है ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो इसलिए आप स्प्लिंट यूज करते हैं। वो स्प्लिंट इतने इतने एरिया को इमोबिलाइज कर देता है। और आपने, मैंने आपको बताया था पायोडीन यहां से लेके इतने एरिया तक आपने लगानी होती है। उससे क्या होता है पायोडीन, और ये होता है कि जब आप यहाँ से इसको कर रहे होते हैं, जब आपने यहाँ से पंक्चर करना होता है रेडियल को, तो अगर हाथ यहाँ पे भी लग जाए तो ये एरिया स्टरलाइज हो, अगर हाथ ऊपर भी लग जाए तो ये एरिया स्टरलाइज हो। इतना एरिया बाकी का जो आपके ड्रेप्स होते हैं उनके अंदर कवर किया हुआ होता है। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने क्लीन करने के बाद और कवर करने के बाद आपने जो क्या कहते हैं, पेशेंट को आपने गाइड करना है कि भाई अब मैं आपको सुन करने का टीका लगाऊंगा या लगाऊंगी, या मैं आपको अब इंजेक्शन लगाऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है, यानी कि स्प्लिंट प्लेस कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सबसे पहला ये पार्ट, सेकंड ये पार्ट, थर्ड आपका ये पार्ट, आपने उसको जो है वो जम फ्री कर लिया, स्टीयर टॉवल आपने रख लिया, ड्रेप्स रख लिए, ईच एंड एवरीथिंग आपने पेशेंट को कवर कर लिया। उसके बाद बात आती है और आपने क्या करना, और आपने इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आपने इंजेक्शन जाइलोकेन, और आप क्रीम भी लगा सकते हैं जाइलोकेन फॉर लोकल अनेस्थीजिया। ठीक है, वो आपने यहाँ से इंजेक्शन लगाया, ये एरिया आपने इसका जो है उसको अनेस्थीजिया दे दिया, उसको आपने नम कर दिया। फिफ्थ पॉइंट पे आपके पास आ जाता है, आपने पेशेंट को देना है नाइट्रो ग्लिसरीन। और किस लिए देना है, वेजो डायटेशन के लिए, कि वो जो आर्टरी है वो स्पेजम में ना जाए। मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार बताया है कि जो रेडियल आर्टरी होती है ये बहुत बार स्पेजम में और बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से स्पेजम में चली जाती है, और पेशेंट बहुत सीवियर पेन फील करता है। इसीलिए हम एलन और बारबी टेस्ट करते हैं कि अगर ये स्पेजम में चली जाए, फ्लो किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, तो हाथ का और आर्म का जो फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, मेनली हैंड का। ठीक है, तो ये हो गया फाइव स्टेप की होगी। आपने नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया, नाइट्रोग्लिसरीन जो है रिड्यूस करती है स्पेजम को। ठीक है, लेकिन लार्ज अमाउंट में आपने जाइलोकेन नहीं देना। ये ज्यादा से ज्यादा हम 10 cc तक लेते हैं, 10 ml तक लेते हैं, उससे ये पेशेंट का जो एरिया है वो नम हो जाता है। अगर आप ज्यादा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे पल्स जो है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्स्क्योर होगा, और कैनुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने पल्स को फील करके ही तो कैनुलेशन करनी होती है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, मैंने आपको एक मेन पॉइंट बताया था कि सबसे पहले, इनसे भी पहले आपने एक आईवी लाइन मेंटेन करनी होती है। क्यों करनी होती है, कौन बताएगा। आईवी लाइन मेंटेन करना क्यों जरूरी होती है स्टूडेंट्स, फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, और क्योंकि अगर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आपकी आईवी लाइन बनेगी। तो इसलिए आपको जो है
जिस हाथ पे आप काम कर रहे हैं, जिसको आपने एक्सपोज किया हुआ है, उसको आपने बिल्कुल भी जो है उसके ऊपर आपकी आईवी लाइन नहीं होनी चाहिए। उसके कॉन्ट्रालेटरल साइड पे आपका जो है वो आईवी लाइन पास होना चाहिए। जी सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ताकि पेशेंट है इमरजेंसी की सिचुएशन में हम उसको टैकल कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है। उसके बाद ये है ब्लड प्रेशर। ब्लड जो कफ्स है वो लगे होने चाहिए। वो आपने जो है वो प्लेस करने हैं। और ये किस जगह पे होता है? लेग वाले एरिया में। ठीक है, ये आर्म पे नहीं लगाया जाता, आर्म पे, रिस्ट पे, इन जगहों पे मोस्टली आईवी लाइन लगाई जाती है। तो ये है जनरल सी पेशेंट प्रिपरेशन। अब ये है कि हमने बात की थी कि कुछ एरियाज में या कुछ जगहों पे हम लोग जो है वो परक्यूटेनियस ब्रेकियल वेन पंक्चर भी यूज करते हैं। और वेन का पंक्चर मैंने आपको ये बताया था। परक्यूटेनियस ब्रेकियल पंक्चर मुझे ये बताएं। ब्रेकियल वेन एक्चुअली मैंने उस दिन आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए किया था कि हम रेडियल और आर्टीरियल पंक्चर किस लिए करते हैं, और जो वीनस पंक्चर है वो किस लिए करते हैं। अच्छा जी, लाइबा का क्वेश्चन है कि बुक की थर्ड लाइन समझ नहीं आई। मैंने उस दिन भी आपको बात समझाई थी कि जब आप लोग रेडियल आर्टरी का पंक्चर करते हैं तो उसके लिए एक अलहदा से आर्म रेस्ट रखा जाता है, और वो आर्म रेस्ट मूवेबल होता है। आर्म रेस्ट मूवेबल होता है, जबकि पेशेंट का हैंड जो होता है, पेशेंट की रिस्ट जो होती है, उसको हम इमोबिलाइज करते हैं बाय यूजिंग रिस्ट सप्लिंट्स। और उस आर्म रेस्ट को हम 60 to 70 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, आर्म को एबडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस लाइन का मतलब ये है। ओके, आगे हमारा टॉपिक है परक्यूटेनियस वीनस जो पंक्चर होता है। दिस इज यूज फॉर राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोगों ने राइट साइड के प्रेशर्स लेने हो, राइट साइड के, और प्रेशर्स कब लेने हो? अगर कोई एएसडी है किसी पेशेंट में, वीएसडी है, कोई और कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो उसमें फिर आपको राइट साइड के चेम्बर्स के प्रेशर्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो फिर कैथेटर्स के जरिए आप चेम्बर्स में जाके लेते हैं। तो राइट हार्ट कैथ जब आपको जरूरत होती है तो उसके लिए आप ब्रेकियल वेन को पंक्चर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे अगर क्वेश्चन करें कि वाई ब्रेकियल वेन पंक्चर इज यूज, तो आप इसमें आंसर में बता सकते हैं टू असेस द राइट हार्ट और फॉर राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। ठीक है, इसमें भी ये होता है कि सेम वही चीज होती है कि इसमें आपने जो है इप्सिलेटरल साइड पे आपने इंटीरियर क्यूबिटल वेन में जाना होता है, और आपने वहां पे, अच्छा, जो ये प्रोसीजर्स है ना, ये जो तरीके हैं, ये वीडियोस आप जब इंटरनेट पे देखेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इसलिए मैंने आपको साथ एक दो जो है वो रेडियल पंक्चर्स और ये इनकी वीडियोस भेजी थी, ताकि आप देखें और आपको क्लियर। तो इसमें आपने क्या करना होता है, मेन चीज है कि आपने इसके जरिए, जो ब्रेकियल वेन है, इसके जरिए आपने कहाँ पे पहुंचना होता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो आप क्या करते हैं कि आप एंटी क्यूबिटल वेन को पंक्चर करके, ठीक है, अब होता है सुपरफिशियल वेन्स जो है वो मिलकर फिर ड्रेन होती है डीप वेन्स में। ठीक है, तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मीडियल क्यूबिटल वेन को हम यूज करते हैं, और उधर से फिर हम वो सेफलिक वेन और फिर आगे डेल्टॉइड मसल और वो सारी की सारी हम उन सिस्टम में फिर आगे हम जाते हैं। इसे आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले एंटी क्यूबिटल वेन को आपने पंक्चर कर लिया, और फिर वहां पे आपने प्लेस करनी है शीट। और इसमें भी शीट जो है उसका साइज देखा जाता है। आपने 5 फ्रेंच लेनी है, आपने 6 फ्रेंच लेनी है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम 5 और 7, ज्यादातर जो लार्ज पेशेंट्स होते हैं उनमें 7 फ्रेंच तक जाया जाता है, नहीं तो 5 और 6 तक यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आपने सेम जो है वो वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो ये प्रोसीजर था। आपने एरिया को क्लीन किया, आपने उसमें एंटी क्यूबिटल वेन को, इसमें हमने यहाँ पे किया था ये वाले एरिया में, ये आपके अब जो आपका एल्बो जॉइंट बनता है उस एरिया में चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपने उसको पंक्चर करके, क्योंकि आपकी जो शीत होती है उसकी टिप ऑलमोस्ट इतनी मोटी होती है
जितना, जैसे ये पेंसिल है ना, इसकी पेंसिल की टिप हो, और डायलेटर की टिप ऐसी होती है जैसे पेंसिल का ये कवर है। ठीक हो गया। ये इतना मोटा जब आपने एडवांस करना है बॉडी में तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगी, इसलिए हम उसको पेशेंट को पहले जाइलोकेन दे देते हैं। तो आपने वो जाइलोकेन लगाया, उसके बाद आपने इस शीट को एडवांस किया, और उससे भी पहले शीट की वायर लेके जानी होती है। उसको बोलते हैं गाइड वायर। उसकी शीट की वायर होती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आप शीट प्लस डायलेटर, फिर आपने डायलेटर को रिमूव करना होता है, और शीट जो है वो फिर उसके अंदर रह जाती है। इस शीट के जरिए बाकी चीजें आपने लेके जानी होती है। जो भी अब आपने हार्ट तक जो भी चीज लेके जानी है ना, वो आपने शीट की बैक साइड से लेके जानी होती है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी एंड पे, अगर मेरे पास कोई पिक्चर मुझे नजर आई नहीं तो मैं ग्रुप में लाजमी भेजूंगी। तो शीट के जरिए फिर आपने यूज करनी है एक गाइड वायर, और वो गाइड वायर कम से कम 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जब भी तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाती है। मैं ये बात बता रही हूँ कि जिस तरह पेशेंट को आपने प्रिपेयर जो कर लिया, सेम इसके लिए ब्रेकियल फ्लेक्सिस के लिए भी सेम यही चीज है। ठीक है। तो आपने पेशेंट को पहले, शीथ में और गाइड वायर में क्या डिफरेंस है? शीथ आपकी बेटा उसी जगह पे रहनी होती है। गाइड वायर, लेट्स सपोज कि जैसे ये है, और इसके अंदर ये पेंसिल यू मूव करती है ये चीज, और ये आगे पीछे मूव करती है, तो इसमें आप ये वायर, अगर इसकी जगह मैं धागा यूज कर दूं, पेंसिल को मैं ऐसे ही रहने दो और इसकी जगह मैं धागा यूज कर लूं, और पेंसिल यहीं की यहीं रहेगी, लेकिन ये धागा जो है वो इस एरिया में, अगर आपकी आर्टरी पड़ी है, लेट्स सपोज दिस इज योर आर्टीरियर और वीनस पोर्स, तो वो धागा यहाँ से गुजर के आगे जाता जाएगा। तो वो जो धागा है वो एक्चुअली आपकी वायर होती है, और आप उस वायर के ऊपर स्टैंड लेके जा सकते हैं, आप उस वायर के ऊपर कोई भी बलून लेके जा सकते हैं जिस चीज की आपको जरूरत होती है। ठीक है। शीत वही की वही रहेगी, और शीत सेम इस तरह की ही होती है कि उसकी एक साइड होती है, एक इस तरह से होती है यहाँ से, और मोस्टली जो चीजें हैं वो इस साइड से आती हैं, इस साइड से। इस साइड से आपने कोई मेडिसिन वगैरह देनी है तो आप उस साइड से दे सकते हैं। ठीक है। तो जो गाइड वायर होती है उसको गाइड वायर बोलते हैं, और एक ग्लाइड वायर भी होती है। अगर आपकी आर्टरी में या वेन में बहुत ज्यादा नैरोइंग होती है, वहां से गाइड वायर पास नहीं होती, तो फिर आप ग्लाइड वायर यूज करते हैं, जो उस एरिया को ग्लाइड करते हुए जो है बाईपास करते हुए गुजरती है। तो वो ये ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इतनी लॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि अगर आप आर्म से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट हार्ट में आएगी। ठीक है जी। फिर आपके ये चैम्बर्स में आएगी, और ये इसलिए इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, इसलिए हम इसकी जो लेंथ है वो इतनी लॉन्ग रखते हैं। फिर आपने क्या किया जी? मतलब जाइलोकेन देने के बाद आपने शीट को इंसर्ट किया। उसके बाद आपने जो शीट है उसको एडवांस किया। उसमें किंक नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज किंकिंग? किंक का मतलब क्या होता है वैसे? नैरो और बेंड। यस, नैरो और बेंड उसको कहते हैं किंक। और कैथेटर भी आपका किंक हो सकता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे इसके दरमियान कोई बेंड आ जाता है। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। अगर ऐसा हो जाए आपका पूरे का पूरा सेटअप ब्लॉक हो जाता है, आप कोई भी चीज जो है, कोई भी मेडिसिन वगैरह जो है पेशेंट को आगे नहीं दे पाएंगे। तो आपने क्या किया? उसमें किंक नहीं आना चाहिए ना आपकी शीट में। जब आप डायलेटर निकालते हैं तो शीट में किंक नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने उन्होंने कहा है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग 7 फ्रेंच शीट लेते हैं। अच्छा, ये साइज बढ़ाने का क्या फायदा होता है? दूसरी बात, 5 लेंगे, 7 लेंगे, या आप क्या लेंगे? तो जो 7 है उसका ये जो टिप होती है ना, ये वाली, ये उतनी ज्यादा बड़ी होती है, और इसमें से चीजें लेके जाना और आसान हो जाता है। ठीक है। तो ज्यादा चीजें यानी कि आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो इसलिए जो इसकी टिप की बात की जाती है, या फ्रेंच साइजेस की बात की जाती है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद आपने जब वो कैथेटर्स लेने हैं, जो भी कैथेटर वहां पे यूज हो, वो बलून टिप पीए कैथेटर होता है मेनली। ठीक है।
तो ये इस तरह से मतलब आप उस कैथेटर को उसमें राइट साइड में एडवांस करके, तो वो उसमें बलून का भी वो यूज करते हैं। तो लेकिन वो बलून आपने कभी भी आम वाले एरिया में जाके आपने क्रिएट नहीं करना। वो आप जो है जब सुपीरियर वेना केवा में चले जाए तो वहां जाके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा में जाके इसको एक्सपेंड करने की क्यों जरूरत महसूस होती है? सुपीरियर वेना केवा में यहाँ तक आप ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये वो बता रहा है इसमें कि आप लोगों ने अगर राइट साइड के कोई प्रेशर्स देने हैं या जो हार्ट की राइट साइड है सिर्फ आपने उसके चैम्बर्स देखने हैं, तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। इसमें कोई क्रोनरी आर्टरी कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर है, एंटीक्यूबिटल वेन के जरिए या ब्रेकियल वेन को आपने पंक्चर किया, शीथ वहां पे एडवांस की, डायलेटर निकाल लिया, वहीं से आप अपना कैथेटर लेके गए। वो कैथेटर बलून टिप वाला कैथेटर होता है, तो बलून ऑब्वियसली आप बलून को इन्फ्लेट करेंगे तो उसका कैथेटर की टिप जो है वो निकलेगी और उसमें से आप जो है वो फ्लूइड अपना दे सकेंगे। कोशिश और इसका ध्यान रखना है कि उसको आम की, क्योंकि वेन्स जो होती है वो बारीक होती है, इस बैलून को इन्फ्लेट नहीं करना आपने। जो सुपीरियर वेना केवा में आप चले जाते हैं वहां पे जाके इसको इन्फ्लेट करना होता है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है ब्रेकियल वेन पंक्चर का। आगे वो कहता है कि राइट वर्सेस लेफ्ट रेडियल अप्रोच, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट होती है? मुझे ये बताएं, अगर आप ऑपरेटर हैं और आप कर रहे हैं, आपके लिए कौन सी साइड ज्यादा इजी होगी? राइट ज्यादा इजी होगी या लेफ्ट इजी होगी? किस तरह आप ये पता लगवाएंगे? कैसे? ऑब्वियसली आप जिस साइड पे खड़े हैं उस साइड पे अगर आप इजीली पेशेंट को जो है हाँ, हम कुछ ज्यादातर लोग बाहर के ममालिक में वो तो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। हाँ, जो मेन चीज है वो ये है कि आपका कंफर्ट लेवल। अगर आप जिस साइड पे अब मैं बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, तो उस साइड पे अगर आप मेरे होंगे, आपका हैंड उस साइड पे होगा, तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। अब बस बजाय इसके कि जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ मुझे ऑपोजिटली आपके ऊपर से क्रॉस करके जो है वो आपको जो है तो क्या कहते हैं कोई भी सप्लाई देनी हो या काम करना, तो वो ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। लिक्विड गाइड वायर का मतलब ये है लाइबा कि हमारी जो वीनस सिस्टम है उसमें भी अल्लाह ताला ने वाल्व्स रखे हुए हैं। तो उन वाल्व्स को देखने के लिए कॉन्टिन्यूअसली आपको साथ साथ सलाइन का पुश देना होता है। जैसे जैसे आप कैथेटर को एडवांस कर रहे होते हैं, कैथेटर को मूव कर रहे होते हैं, तो उसको वो कहता है कि वो एज अ लिक्विड गाइड वायर एक्ट करता है। ठीक है। अच्छा जी, हम राइट और लेफ्ट वर्स की बात कर रहे थे। तो जो रेडियल अप्रोच होती है वो मोस्टली उस साइड की यूज की जाती है जिस साइड पे ऑपरेटर्स जो है मेनली अपना हर तरह का काम जो है या वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो लेफ्ट रेडियल अप्रोच है, अगर हम लेफ्ट की बात करें, वो उसका कर्व स्मॉल होता है, तो वो जल्दी जो है वो हार्ट तक पहुंच जाती है। ठीक है, इजिली एक्सेसिबल टू हार्ट। जो राइट वाली होती है उसका थोड़ा कर्व लंबा होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जो है वो राइट साइड को ही यूज करते हैं क्योंकि वही उनके जिस साइड पर वो काम कर रहे होते हैं ऑपरेटर की साइड पर होती है। ठीक है। लेकिन लेफ्ट की अगर बात करें तो उसका सिर्फ ये बात याद रखनी है कि उसमें कर्व जो है वो शॉर्टर हो जाता है। और कर्व शॉर्टर होने की वजह से तो उसके ये हमें फायदा और क्या हो सकता है? डिक्रीज रेडिएशन एक्सपोजर, आपका एक्सपोजर भी कम होगा। ठीक है। और पेशेंट भी इजी होगा। और इसके अलावा क्या होता है कि जिन पेशेंट्स की जो इनॉमिनेट आर्टरी होती है, मुझे ये बताएं आप इनॉमिनेट आर्टरी कौन सी होती है?
कौन बताएगा? हम किसको बोलते हैं नॉमिनेट आर्टरी? जो आपकी आर्ट से निकलती है ब्रांचेस, जरा मुझे उसके नाम बताएं। राइट ब्रेकियोस्फेरिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। एक ब्रेकियोसेफेलिक जो ट्रंक होता है ना आपका, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनोमिनेट। ये अभी से बात याद रख लें, बाद में बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं इसके बारे में कि इनोमिनेट कौन सी होती है, इनोमिनेट के बारे में बताएं। तो इनोमिनेट आपका जो है वो क्या है? इसको बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक, और वो ये वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली कौन सी होती है? लेफ्ट सबक्लेवियन। ये होगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और ये है ब्रेकियो सेफलिक, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेट आर्टरी। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी, जो क्या कहते हैं, ये नहीं कहेंगे ब्रेकियो से पहले ट्रंक, वो कहेंगे नॉमिनेट आर्टरी, सिंपल वो इसको ये नाम देंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना। जिन पेशेंट्स इनमें टॉर्चुस्टी होती है उनके लिए भी मुश्किल होता है कि आप उनकी राइट अप्रोच को आप यूज करें, उसके लिए भी आप फिर लेफ्ट अप्रोच को यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लेफ्ट अप्रोच किन में यूज करते हैं? जिन पेशेंट्स में लीमा लगा होता है। व्हाट इज लीमा? लीमा एंड रीमा। लीमा और रीमा, मोस्टली ये तो नहीं, ज्यादातर ये यूज होता है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट इंटरनल मेमोरी हार्ट। ये आपके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमंस में, उनको सप्लाई करती है, और इसका ग्राफ्ट लेके फिर जब आप कैबेज करवाते हैं, क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इसमें फिर इसका ग्राफ्ट लगाया जाता है। यानी कि ये ऐसे जो ब्रांच होती है ना, इसको वहां से काटा जाता है, और फिर इसका जो ग्राफ्ट है इनोमिनेट का, सॉरी लीमा का, यहाँ से लेफ्ट साइड से ऐसे आर्म से आ रहा होता है, और इस साइड पे जाके ये तो आगे होता है, इस साइड पे ये ज्वाइन करता है, और यूं ही आगे हार्ट को सप्लाई दे रहा होता है। ये आगे जब बाईपास का अगर टॉपिक हुआ तो उसमें आप देखेंगे, तो उसमें ये जो लीमा है ये काम आता है। इसको कहते हैं लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। और राइट इंटरनल, कुछ में जिनमें लेफ्ट नहीं होती उनमें राइट यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट जो है ये इंटरनल मेमोरी आर्टरीज जो है ये यूज होती है ग्राफ्ट के लिए, ठीक है। और इस अप्रोच को हम उनमें भी यूज करते हैं जिनमें ये ग्राफ्ट सिस्टम देखना हो, जिनमें आपने इसकी कैलकुलेशन जो है वो देखनी होती है, ठीक है। ठीक है जी। अगली बात आ जाती है हमारी इक्विपमेंट सिलेक्शन की, कि आपने इसके लिए कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं फॉर रेडियल आर्टरी। इसके बाद हम जो है वो फेमरल आर्टरी को पढ़ेंगे। इक्विपमेंट सेम वही है जो हमने पहले कैथ लैब के मेन मेन इक्विपमेंट्स हमने पढ़े। तो इसमें अगर हम जनरल इक्विपमेंट्स की बात करें तो आप क्या क्या यूज करेंगे? आपको मैं आप एक कुछ चीजें जो आपकी उसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए एंजियोग्राफिक की ट्रॉली पे, पहले वो बता देती हूँ। ये आपको पता होनी चाहिए कि एक एनजीओ की ट्रॉली पे क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर वन, आपके पास होनी चाहिए पायोडीन, जिससे आपने पेशेंट को स्टरलाइज करना है। पंक्चर निडल, जिससे आपने पेशेंट का पंक्चर करना है। जाइलोकेन, जिसके बाद आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया, वो लोकल एनेस्थीसिया देना है। जाइलोकेन के बाद रेडियल यूज कर रहे हैं तो आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन भी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास शीट आपने एडवांस करनी है। इसके बाद आपने शीट के अलावा आपके पास जो चीज मौजूद होनी चाहिए वो आपके फिर कैथेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और सिरिंजेस, ये ऑलमोस्ट तीन होती हैं एनजीओ की टोटल, ठीक है जी। तो वो नीडल्स
जिनसे आपने पंक्चर करना होता है, पंक्चर नीडल, उसको हम पंक्चर नीडल भी बोलते हैं, एंजियोकैथ नीडल भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो पंक्चर नीडल्स भी बोलते हैं। तो ये बुक में आप डिफरेंट नेम पढ़ेंगे, एंजियोकैथ हो, माइक्रो पंक्चर लिखा हो, आपको पता रहना चाहिए पंक्चर नीडल है। तो ये इसका, ये चीजें होती है कुछ, मैं आपको ट्रॉली की पिक्चर भी दिखाऊंगी, उस पर ये सब चीजें पड़ी होती हैं। फिर आपकी किडनी ट्रे, जिनमें चीजें आपने रखनी होती हैं, बाउल, टॉवल, ये आपकी ट्रॉली की चीजें हैं। फिर उसके अलावा आपके पास जो है और क्या क्या होना चाहिए, मेनली ये चीजें हैं। जब आपकी बात आ जाती है, कैथेटर्स वगैरह भी आपके हैं, वो आप JL, जुटकन्स लेफ्ट एंड जुटकन्स राइट, JR, और इसके अलावा गाइड वायर, ठीक है। जबकि PCI के केस में वो बन जाएगी PCI वायर, और जुटकन्स लेफ्ट जुटकन्स राइट कन्वर्ट हो जाएंगे आपके जो PCI के लिए कैथेटर्स होते हैं उनमें। अच्छा जी, तो ये सब चीजें, अब यही इक्विपमेंट्स हैं जो आगे आपने यूज करना है। तो सबसे पहले इसमें वो बात करते हैं पंक्चर निडल की, जो आपकी बुक में उसने लिखी हुई है कि आपने माइक्रो पंक्चर या एंजियोकैथ निडल आपने लेनी है, ठीक है। और उससे आपने पेशेंट का जो वो एरिया है उसको आपने रेडियल आर्टरी को क्या करना है, पंक्चर करना है, ठीक है जी। और पंक्चर जो है वो कहता है कि उसको उसकी पोस्टीरियर वॉल के जरिए, अब आपको तो नहीं पता इंटीरियर वॉल कौन सी है पोस्टीरियर, तब जाके पता लगेगा, या तो आप नेट से देखें इसकी वीडियो, या आप पेशेंट वहां पे ऑपरेटर को करते हुए देखें, ठीक है। तो पहले तो जो पहली बात हम पढ़ेंगे वो ये है, इसमें इक्विपमेंट सिलेक्शन में आपने पंक्चर नीडल, पायोडीन आपने लगा ली, फिर आपने पेशेंट की जो पंक्चर नीडल है इसको आपने एडवांस करना है फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल, और वो आपको पंक्चर हो गया, फिर आपने उस एरिया पे क्या करना है, शीथ आपने लेके जानी है, एडवांस शीट। जब शीट आप एडवांस कर देते हैं तो फिर आपने रिमूव, इससे पहले जब शीट लेके जानी है आपने रिमूव कर देना है पंक्चर निडल को, रिमूव पंक्चर निडल निडल निकाल ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि रिमूव कर देना है, शीट के बाद आपने रिमूव डायलेटर, जो शीट का डायलेटर प्लस जो शीट की वायर है जिसके जरिए आप ये लेके गए हैं, वो आपने रिमूव कर ली। यानी कि पहले आपने पंक्चर निडल को आपने एडवांस किया, पंक्चर निडल के बाद आपने पोस्टीरियर वॉल से जाते हुए आपने जो शीथ की वायर थी, यहाँ पे वायर भी आ गई, उसको भी आपने एडवांस किया, उसके ऊपर आप फिर ये शीथ लेके गए, इधर से आपने रिमूव कर दिया उतनी देर में पंक्चर निडल को, जब वायर अंदर चलेगी आपने पंक्चर निडल निकाल देनी। फिर वायर के ऊपर आप शीथ और उसको डायलेटर उसके साथ ही जाते हैं, आपने फिर डायलेटर भी निकाल दिया, वायर भी निकाल दी, बस अंदर रह गई आपके पास शीथ। तो ये आपका एक पूरा प्रोसीजर है जिसके जरिए आप शीथ को एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी शीट है, अब इसकी बात करें हम, ये डिफरेंट साइजेस में आती है, 5 फ्रेंच, 7 फ्रेंच, 6 फ्रेंच, इनका कलर्स होते हैं। ये वाली जो होती है 6 फ्रेंच वाली, ये ग्रीन में होती है, और 7 वाली आई थिंक येलो में होती है या ऑरेंज में होती है, ऑरेंज कलर होता है I think। और 5 का ब्लू होता है, भूल गया मुझे, ये वाले ठीक है। अच्छा, तो इनके जो है इसमें ये आपकी जो है शीट्स ये हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, यानी कि ये पानी के साथ, ये नहीं कि ये स्पैजम में चली जाए, वाटर लविंग होनी चाहिए, तो ये हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए। और प्लस जो है ये स्पैजम कॉज ना करे, यानी कि आपकी आर्टरी में जब ये जाती है रेडियल में, वो तो बहुत जल्दी स्पैजम में जाती है। एक तो ये पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना कॉज करे, ट्रॉमा ना कॉज करे वेसल को, मिनिमाइज स्पैजम हो इनका, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मुझे नेट से कोई वीडियो मिलती है रेडियल आर्टरी की इसकी, और आई थिंक मैंने भेजी भी हुई है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप रेडियल आर्टरी को पंक्चर करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अभी से क्लियर करेंगे तो फिर दूसरा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। इसके बाद मैंने आपको रेडियल आर्टरी एक्सेस एंड शीथ इंट्रोडक्शन तक मैंने पढ़ा दिया आपको बस। तो ये आपने पूरा रीड करना है बुक से कि आपने शीथ कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जिनको रेडियल आर्टरी नहीं मिलती वो अल्ट्रासाउंड भी यूज करते हैं, वो फिर यहाँ पे प्रोब रख के उसका फ्लो देखते हैं और फिर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, जिन पेशेंट्स का ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है
जिनमें आपको मसला हो रहा होता है कि उनकी आर्टरी आपको मिल नहीं रही है। ये आर्टरी ना मूवेबल होती है, चाहे वो आप फेमरल वाली करें या रेडियल वाली, ये आर्टरी आपके हाथ के नीचे से निकल जाती है। तो इसलिए आपको बहुत इसको अच्छे तरीके से, या आपको बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, ध्यान के साथ इसको पकड़ना पड़ता है। फिर आप इसको जो है एडवांस कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, और अल्ट्रासाउंड को यूज करते हुए वो एक तो अपनी मिनिमाइज कर लेते हैं जो है वो क्या कहते हैं टाइम को। और अल्ट्रासाउंड की टिप फिर कौन सी होगी, आपने मैक्सिमाइज कर देना अपना गेन। गेन आपका मैक्सिमम हो और डेप्थ आपकी मिनिमम हो, क्योंकि आर्टरी जो आपको पता है ऊपर ही होती है। ये आप फीचर्स यूज करेंगे तो आप इसको रेडियल आर्टरी को देख पाएंगे। अब आप लोगों ने जो पढ़ना है बुक का, वो आपने मेडिकेशंस फॉर रेडियल आर्टरी कैथेटराइजेशन से पहले पहले तक पढ़ना। और कल अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी रही बात शीथ एडवांसमेंट की, तो बुक पे अपने जरा पिक्चर्स देखें अगर आपको नजर आ रही है तो। नहीं तो मैं नेट से निकालती हूँ कोई पिक्चर और मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक हमारे पास 2-3 मिनट है। अगर कोई क्वेश्चन है अपना तो मुझसे पूछें। आप लोगों को पिक्चर शो हो तो मुझे बताइएगा।